आज हम हिस्ट्री के टॉपिक आज से शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमने सबसे पहले टॉपिक उठाया हड़प्पा सभ्यता। इसमें मैं आपको सारे के सारे फैक्ट जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है उसके आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर आप किसी भी किताब, नोट्स, कॉपी किसी भी से भी पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो हड़प्पा एक पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव है हड़प्पा। जो इसकी खोज की प्रोसेस है वो चली 1826 के अंदर, जब चार्ल्स मेसन ने देखा। वो चार्ल्स मेसन ब्रिटेन का था। उसने देखा कि हड़प्पा जो बेसिकली पाकिस्तान का एक गांव है, उसके आसपास के लोग क्या करते हैं कि वहां खुदाई करते हैं हड़प्पा के अंदर और ईंटें निकालकर अपने घर बना लेते हैं। उन्होंने इस बात को नोट किया और जो ऊंचे लेवल के थे, अधिकारी थे ब्रिटेन के, उनके बात शेयर की, लेकिन उस पर ज्यादा कुछ चर्चा नहीं हुई। बात को दबा दिया गया। बात को दबाने का एक रीजन ये भी था क्योंकि ये कई लोग वहां देख चुके थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए एक आम बात थी। इस पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई। फिर जो चर्चा मिलती है इस हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की प्रोसेस है, वो बात निकल के आती है 53 से 56 के बीच। 53 से 56 के बीच जब इंडिया में रेलवे ट्रैक बिछाने शुरू कर दिए थे ब्रिटेन ने, तो कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो वहां के कर्मचारियों ने भी और कुछ बड़े अधिकारियों ने देखा कि हड़प्पा में जब ये काम चल रहा था तब उन्होंने देखा कि जमीन में कुछ ईंटें, कुछ और चीजें मिल रही हैं। लेकिन तब भी बात पर ज्यादा अमल नहीं हुआ और बात कुछ दिनों तक उठी, फिर दब गई। लेकिन फाइनली जाकर 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और 1921 के अंदर आरडी सॉरी डी आर साहनी नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज हुई 1921 के अंदर की। किसने? डी आर साहनी। डी आर का मतलब है दयाराम साहनी। अब इसके एक साल बाद 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज होती है। और वो खोज करते हैं आर डी बनर्जी। अब जो ये दोनों टाइम पीरियड थे, इस समय इंडिया के अंदर उस जो ये वक्त था, उस वक्त इंडिया के अंदर अगर पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष की बात करूं तो वो था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस वक्त हमारे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, लेकिन वो हर जगह जाकर उस खुदाई के काम को तो देखरेख नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हड़प्पा के लिए खुदाई के लिए अपॉइंट किया था आर डी साहनी जी को, डी आर साहनी जी को, और मोहनजोदड़ो के लिए आर डी बनर्जी को। तो ये हुई खोज की प्रोसेस। अब आगे चले। अगर अब तक ये हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, लेकिन 1974 तक आते आते हड़प्पा जैसे 40 स्थलों की खोज हो चुकी थी। 40 स्थलों की खोज हो चुकी थी। सबसे पहले जो जमीन के अंदर साइट मिली थी वो मिली थी हड़प्पा। ये मिली थी 1921 में, लेकिन जो खुदाई की प्रोसेस चली, अलग अलग जगह खुदाई की गई, तो
1974 तक 40 हड़प्पा जैसे सभ्यता की साइट्स इंडिया में खोज ली गई थी। तब इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, उसका नाम था भारत। तो भारत के अंदर 1974 तक 40 हड़प्पा जैसे स्थलों की खोज हो चुकी थी। अब बात करें प्रेजेंट टाइम तक की, तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 1400 से 1500 हड़प्पा जैसे स्थल खोजे गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों को मिलाकर अब तक मिले हैं। तो वो है अफगानिस्तान के अंदर अब तक 2 स्थल मिले हैं। और पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर 475, और इंडिया की बात करूं मैं तो इंडिया में 925 स्थल मिले हैं। अब जो ये स्थल है वो इंडिया के जो 7 राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा मिले हैं। ऊपर बात करूं जम्मू और कश्मीर की, जो कि अब 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गई हैं। फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड राजस्थान, थर्ड हरियाणा, फोर्थ पंजाब और फिफ्थ यूपी, सिक्स्थ गुजरात और 7 नंबर पे आते हैं महाराष्ट्र। 7 राज्यों के अंदर जो 925 स्थल मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं गुजरात में। अगर मैं इसका एक आपको एक ड्रॉ करके बताऊं, एक मैप मैं बताना चाहूं, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ऊपर बात करूं कश्मीर, कश्मीर में एक गांव है मांडा। मांडा से लेकर नीचे बात करूं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के देमाबाद, और इधर यूपी के आलमगीरपुर से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूतका गेंदौर गांव तक, इस क्षेत्र में जो है जमीन के अंदर साइट्स मिली हैं। और जो ये डिस्टेंस है, और इस एरिया में लगभग सबसे ज्यादा साइट्स मिली हैं। ये एरिया है जिसके अंदर जमीन के अंदर साइट्स मिली हैं। अलग अलग साइट है, लगभग 1400 से 1500 साइट्स मिली हैं इस क्षेत्र के अंदर। और अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, तो वो है 1400 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस जो ये वाली है वो है 1600 km। और ये जो एरिया है वो समुद्री तटीय एरिया है, यहाँ समुद्र की सीमाएं लगती हैं। तो ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये जो दूरी है वो है 1300 किलोमीटर, जो प्रायद्वीप से टच है वो है 1300 किलोमीटर। अब जो हड़प्पा सभ्यता फेमस है वो है उसके नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन और जल निकास के लिए फेमस है। जल निकास और नगर नियोजन के लिए जो हड़प्पा सभ्यता है वो है फेमस। अब जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी साइट्स मिली हैं वो लगभग इक्वल हैं।
वो सारे एक तरह जैसे बसाए गए हैं। जैसे हर एक साइड की बात करूं मैं तो उसमें दो टीले हैं, एक ऊपर है थोड़ा, एक है वो जमीनी लेवल से थोड़ा ऊपर है, और एक थोड़ा नीचे है। इसको बोला गया पश्चिमी टीला, और जो ये है वो है पूर्वी टीला। ये थोड़ा सा, इसका जो एरिया की बात करूं तो ये थोड़ा छोटा है, और ये थोड़ा बड़ा है। अगर सुख सुविधाओं की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, तो इसमें ज्यादा सुरक्षाएं मिली है, और इसके चारों तरफ एक चार दीवारी भी मिली है, जो कि हर एक साइड में है चार दीवारी है। जो ये चार दीवारी है, इसकी जो बाहर की जो लेयर है वो पक्की ईंटों से बनाई गई है, और जो अंदर की लेयर है, मान लो ये लेयर है, तो जो बाहर वाली लेयर है उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, और अंदर की लेयर में कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। अब जो ये माना जा रहा है, जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि जो शायद वो अनुमान लगाते हैं कि जो ये जो छोटा टीला है, पश्चिमी टीला है, यहाँ शायद पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, जो कि उस समय मतलब अमीर थे, राजा थे। जो राजा लोग थे, जो अमीर थे, अमीर तबका उस समय का था, वो रहता था पश्चिमी टीले के अंदर, और जो थोड़े गरीब थे, फाइनेंशियली गरीब थे, वो रहते थे पूर्वी टीले के अंदर। इसके अंदर अगर मैं अब बात करूं इनके रहने का तरीका था, इनके घर कैसे थे, उसकी अगर मैं बात करूं तो मान लो ये कोई गांव है, ये कोई गांव है। उस गांव में जितने भी साइड मिली है उसमें हर एक साइड में एक ही इनका पैटर्न है, वो है, मान लो ये कोई गांव है तो उसमें एक पहले एक चौड़ा रास्ता, जिसको बोलते थे राजमार्ग, लगभग 10 मीटर चौड़ा राजमार्ग होता है, और उस राजमार्ग से जुड़ी हुई थी सड़कें। ऐसे जुड़ी हुई थी सड़कें, और इन सड़कों से आकर मिलती थी पतली पतली गलियां। और जो इनके घर थे, इन गलियों के दोनों तरफ बसे हुए थे। बसे हुए थे, और जो उनके घर के दरवाजे हैं वो गलियों में खुले हुए हैं। जितने भी साइड है उनमें जो घर के दरवाजे हैं वो खुले हुए थे गलियों के अंदर, सारे के सारे। लेकिन एक ऐसी साइड है लोथल, जिस सॉरी धोलावीरा, धोलावीरा, जो जिसके घरों के दरवाजे खुले हुए थे सड़कों के ऊपर। लगभग सारी साइड्स में जो घरों के दरवाजे हैं वो खुले हुए थे गलियों में, लेकिन इकलौता एक ऐसा साइड था लोथल जिसके दरवाजे खुले हुए थे गलियों के अंदर। अब बात करें, ये तो उनके शहर का जो बसाने का तरीका था। अब बात करें घरों की। मान लो ये कोई घर है, तो उसके ये कोई भी घर है तो उसका क्या होता था, दरवाजा, दरवाजा खुलता था गली के अंदर, और जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करते तो एक सामने 6 से 6.5 फीट की एक लंबी दीवार आपको मिलेगी। तो अंदर जाने वाला या तो इस साइड से जाएगा या फिर इस साइड से जाएगा। अब इस दीवार से आगे एक कच्चा आंगन मिलेगा, कच्चा आंगन,
और उस कच्चे आंगन में यहाँ तो कुआं, फिर रसोई घर और फिर स्नान घर। ये रसोई घर, स्नान घर और कुआं। और उस आंगन के बाद जितने भी उनके मकान थे, कईयों में 4 मिले, कईयों में 5, और कई कई जगह 3 मकान भी मिले हैं। और यहाँ होती थी सीढ़ियां, कई कई जगह 2 मंजिले मकान भी होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये थी उनकी सीढ़ियां जिससे वो ऊपर चढ़ते थे। ये हुआ। अब जो उनके स्नानघर और रसोई है, इनसे निकलती थी नालियां पानी के लिए, और वो नालियां मिलती थी इस गली के अंदर, और गली से होते हुए सड़क, सड़क से कनेक्ट थी राजमार्ग, और गांव जो शहर था उससे बाहर निकलता था पानी। ये उनकी एक सुविधा थी कि पानी को वो निकालते थे। पहले रसोईघर और नानघर का पानी गली में जाता था, गली से नालियों से होते हुए सड़क पर, और सड़क के बाद राजमार्ग, और राजमार्ग से होते हुए गांव के और उस शहर से बाहर। यह बात हुई उनके घर की। अब उनके जीवन यापन की बात करें, उनके जीवन की बात करें, तो सबसे पहले बात करें उनके खान पान की। तो शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ लोग शाकाहारी थे तो कुछ लोग मांसाहारी। अब जो शाकाहारी लोग हैं तो कुछ न कुछ उनकी फसल रही होगी जिसको वो खाते थे। तो जो उनकी मुख्यतः फसल मिली है वो 9 फसल मिली है। तो वो है गेहूं और जौ। फ्रूट में अगर बात करूं तो मैं तरबूज के साक्ष्य मिले हैं, खरबूजा, और कहीं कहीं तो खजूर के भी साक्ष्य मिले हैं। तेलीय पदार्थ की बात करूं तो राई, सरसों और तिल। और कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। अब उनके अगर कपड़ों की बात करूं मैं, तो वो मिले सूती और ऊनी। और सूती कपड़े सादे भी मिले हैं और कढ़ाईदार भी। अब बात करूं मैं उनके आभूषण की, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो उस टाइम के फर्स्ट क्लास लोग रहे होंगे, जो अमीर तबका रहा होगा, वो यूज करते थे सोना, चांदी, सोना चांदी और मनके, जो कि पत्थरों से बनाए जाते थे। मनके जो है वो बहुत ही महंगे पत्थरों से बनाए जाते थे। सोना चांदी, मनके और मोती, ये थे फर्स्ट क्लास लोग जो उस समय शायद, सॉरी ये मोती नहीं है, हाथी दांत। जो उस समय अमीर तबका रहा, जो कुछ अमीर थे वो लोग यूज करते थे सोना चांदी, मनके और हाथी दांत। जो उनसे गरीब थे वो यूज करते थे सिप्पी, शंख, सिप्पी, और मिट्टी को पका करके वो आभूषण बना लिया करते थे। सीपी और शंख शायद जो उनकी
मान लो ये हमें जो मिली है यहाँ पे साइट्स, जो ये इलाका था वो प्रायद्वीपीय इलाका था, तो यहाँ जो कि सीमा थी 1300 किलोमीटर की, तो यहाँ से शायद शंख और सीपी मिल जाते थे। ये हुई उनके बाद जीवन की। अब जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कई लोग कई किताबों में, और उसका दूसरा नाम है सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता। उसका जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने का रीजन है वो ये है, ये थी सिंधु नदी जो शुरू शुरू के अंदर जो साइट्स मिली थी वो सिंधु के आसपास मिली थी, तो हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में अगर बात करूं तो मान लो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सॉरी सिंधु नदी है और ये है गंगा, उसके बीच से निकलती थी एक नदी सरस्वती, जिसके आज भी साक्ष्य मिलते हैं नदी होने के, सरस्वती। तो बाद में जैसे जैसे खोज हुई तो जो सबसे ज्यादा जो मिली है साइट्स वो मिली है सरस्वती के पास, लेकिन शुरू में मिली थी सिंधु के पास, तो नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में अगर आज की बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा है सरस्वती के किनारे, और सरस्वती के किनारे हैं तो कई लोगों ने, जो इतिहासकार हैं, कुछ बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने बोला कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता न रखकर इसका नाम होना चाहिए सरस्वती घाटी सभ्यता। लेकिन कई किताबें यूज करती है, कई राइटर्स यूज करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर बोला जाता है तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ इंफॉर्मेशन, और अगले वीडियो में हम और बात करेंगे। अगले वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।